हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अपना करंट का टॉपिक है फ्रेंड। जो करंट के इश्यूज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये टॉपिक पेपर फर्स्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका, क्योंकि पेपर फर्स्ट में एक यूनिट है, यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन की पेपर 1 और पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, ठीक है, IEA, ठीक है, IEA। इसके बारे में आपको देखना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है। इसकी एक स्टेप वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये पेरिस बेस्ड है। ये IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये कहाँ बेस्ड है? पेरिस में बेस्ड है, पेरिस में है, ठीक है। दूसरा बात, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका फ्रेमवर्क, इसका ढांचा किस पे डिपेंड था? वो डिपेंड था OECD पे, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया IEA, किसके लिए? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, आपस में आर्थिक रूप से कोऑपरेशन हो, और डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट IEA का हुआ कब, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में हुआ। और ये 1974 में ही क्यों हुआ? क्योंकि 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था फ्रेंड्स। जो ऑयल कंट्रीज हैं उन्होंने 400% से भी ज़्यादा दाम बढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का 1974 में क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ। पेरिस बेस्ड है 1974। और इसका जो फ्रेमवर्क है वो क्या है फ्रेंड्स? ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हो सकता है आपसे ना ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले, इतना बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होके, चित्त को शांत करके सारी बातें हमें सुननी है। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस एजेंसी का मिशन क्या है? इसका मिशन आप समझ ही गए होंगे, क्या मिशन होगा? सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए, सारी कंट्रीज के लिए सिक्योर करें एंड सस्टेनेबल एनर्जी, सबके लिए धारणीय जो एनर्जी है वो उनका फ्यूचर है वो सबका सिक्योर हो। और एनर्जी इस तरह से यूज करें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का यूज का मतलब होता है कि हम एनर्जी का इस तरह से यूज करें कि इतना दोहन ना करें कि फ्यूचर जनरेशन को टेंशन हो कि हम अब क्या करें, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के किसी चीज का यूज करना, एनर्जी का यूज करना, दैट इज सस्टेनेबल, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, यानी कि धारणीय विकास करना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान रखते हुए, फ्यूचर डिमांड को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका जो मिशन है IEA का, क्या मिशन है? यानी कि सस्टेनेबिलिटी एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल, यानी कि उस एनर्जी को सिक्योर करना और सस्टेनेबिलिटी डेवलप करना एनर्जी के लिए, सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सबके लिए एक मिशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि IEA का मिशन क्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको बता देना है, क्योंकि नाम ही कह रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो ये एनर्जी पे ही काम करेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या होता है? इसके कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, बहुत सारे, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं। मेंबर कंट्रीज हैं, बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर कंट्री है, UK है, ये सब मेंबर कंट्रीज हैं। तो उसका हमने नाम नहीं लिखा है क्योंकि हमें कुछ एक देश है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है जो IEA है इसका इंडिया मेंबर है कि नहीं? ये मेंबर नहीं है, इसका एसोसिएशन में आता है, एसोसिएशन कंट्री है, ध्यान रखना है। ये एक इसके साथ एसोसिएटेड कंट्रीज में आता है, मेंबर नहीं है, ठीक है ना। एक तो मेंबर होता है, एक एसोसिएशन में होता है। तो ये एसोसिएशन कंट्रीज हैं। इंडिया भी एसोसिएशन कंट्री है, चाइना भी एसोसिएशन कंट्री है, ब्राजील, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड, ये सारे के सारे एसोसिएशन कंट्रीज हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि IEA का कौन सा परमानेंट मेंबर है या फिर कौन सा एसोसिएशन कंट्री है। तो अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर
सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड की बात हो तो ये कौन सी है, एसोसिएशन कंट्रीज है। और आप बस चाइना और इंडिया को ही ध्यान रख लें, इनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये लगता है कि IEA के मेंबर होंगे, परमानेंट ऐसा नहीं है, ये एसोसिएशन के में है, यानी कि एसोसिएटेड कंट्रीज हैं ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये करंट के इश्यूज हैं और करंट की बातें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी है और आपको ध्यान भी होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर एग्जाम ना, वैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये जनरल के लिए या GK के लिए भी बहुत ही अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो जो ये सारी की सारी मैं बातें कर रहा हूँ, ये बिहाफ कर रहा हूँ किसके बिहाफ पे, इंटरनल एनर्जी एजेंसी जो उन्होंने रिपोर्ट दे रखी है उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात है कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड डिक्लाइंड बाय 3.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। ये क्या कह रहा है, जो एनर्जी की जो डिमांड है, जो एनर्जी की डिमांड है वो घटी है, कितनी घटी है, 3.8% घटी है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च का 2020 का, इसमें जो एनर्जी की डिमांड है वो घटी है, लगभग कितनी परसेंट घटी है, वो 3.8% घटी है। और इसका इम्पैक्ट है ना बहुत जगह देखा गया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कई जगह, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपको पता है कोविड-19 की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और क्या है, अगर ये एनर्जी डिमांड डिक्लाइन हुई है, ये एक वैल्यू याद रखनी है आपको कि कितना लगभग डिक्लाइन हुई है फर्स्ट क्वार्टर में, तो कितना हुई है, 3.8 हुई है, ठीक है, 3.8%। और कहाँ कहाँ कितना फॉल हुआ, ग्लोबल कोल डिमांड है, जो कोयले की डिमांड है ना फ्रेंड्स, वो फॉल हुई है कितनी, लगभग 8%। जो फर्स्ट क्वार्टर 2019 का कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 के साथ, समझ रहे हो ना, जो फर्स्ट क्वार्टर 2019 का था जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका कंपेयर अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 से करें जनवरी, फरवरी और मार्च से, तो 8% कोल का जो डिमांड है वो कम हुआ है। पहली बात तो ये याद आपको रखनी है। दूसरा, अगर ऑयल की डिमांड करें तो ऑयल की डिमांड लगभग 5% नीचे आई है। क्या ये लगभग 5% नीचे आई है, क्योंकि आपको पता है मोबिलिटी कम हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो वहां पे ऑयल की डिमांड भी लगभग कितनी कम हुई है, 5% कम हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर बात करें गैस डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, गैस डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अराउंड 2% फर्क पड़ा है सर, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 2020 का और अगर वो कंपेयर करें 2019 से, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ये 2% का फर्क पड़ा है गैस डिमांड पे, ये आपको ध्यान रखना है। ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब डाटा एग्जाम से पहले अगर कोई बहुत अच्छे से डाटा आ गया सारा, तो हम बात कर लेंगे कि इसको अपडेट करना है, तो वो अपडेट एग्जाम से पहले सारी बातें हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि अभी यहीं तक गवर्नमेंट ने अपडेट किया है, ठीक है। उसके बाद करें रिन्यूएबल की, जो नवीकरणीय स्रोत है वो वास्तव में ग्रोथ करा है, उसकी डिमांड वास्तव में बढ़ी है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ध्यान रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा हुआ है और इसकी डिमांड बढ़ी है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल अच्छे से एक एक बात को गौर से सुनना है, अच्छे से हमें देखना है। और बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी की, बात करें इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ना फ्रेंड्स, जो विद्युत की जो डिमांड है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ही हुई है, ठीक है ना, वो भी रिड्यूस हुई है वास्तव में। क्योंकि आप ये मत समझना कि लॉकडाउन में घर रहे हैं हम लोग तो बढ़नी चाहिए, एक्चुअली में घर में बढ़ गई होगी, डोमेस्टिक बढ़ गया होगा, रेजिडेंशियल डिमांड तो बढ़ गई होगी, लेकिन आपको पता है कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है वो बहुत ही कहाँ चले हैं, वो नहीं चले ना, तो मेनली तो कंजप्शन वही होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। अगर कुछ देश की बात हम करें जहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरह से लॉकडाउन रहा है, फुल पीरियड लॉकडाउन रहा है, वहां पे तो 20% और इससे ज्यादा भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड डिप्रेस्ड हुई है, कम हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हुई है फ्रेंड्स, कम हुई है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी ओवरऑल देखें तो क्या हुई है, उसका रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको शायद स्क्रीन पे ना दिखे, ये ग्लोबल एनुअल चेंज है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, GDP में चेंज है, ये भी डाटा
पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो करंट की बातें हैं, कहीं से भी रिलेट करके पूछी जा सकती है। आप इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जैसे जैसे एनर्जी का कंजप्शन पे फर्क पड़ेगा, जीडीपी पे तो फर्क पड़ेगा ही ना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर इन क्वार्टर में हम जीडीपी भी देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है और कॉमर्स वालों से भी, स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है। और आप ये मत सोचना कि इन्वायरमेंट में जीडीपी का क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो भी रिलेट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है वहां से ये रिलेट करता है, तो वहां से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें इसका जो जीडीपी है, जीडीपी अगर बात करें, देखो जीडीपी का एक ग्राफ दिखाया हुआ है। अगर हम बात करें 1900 से लेके 2020 तक की बात करें तो जीडीपी का यूं चला है, ठीक है। यहाँ थोड़ा कम हुआ था, यहाँ कुछ ये घटनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। 1945 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुई थी, यहाँ पे भी एक घटना हुई थी। वो घटना हिस्टोरिकल में जाने की हमें इतना जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2020 की अगर बात करें तो अगर देखो यहाँ पे ये जनवरी 2020 की आईएमएफ ने, फिर मार्च 2020 की ओईसीडी, ठीक है। फिर अगर अब बात करें आईएमएफ ने अप्रैल 2020 में कितना नेगेटिव नीचे आ रहा है, देखो ये बेस लाइन 0 की है तो इससे ऊपर पॉजिटिव है, इससे ऊपर नीचे नेगेटिव है ना फ्रेंड्स। तो जीडीपी पे देखो कितना पड़ा है 2020 अप्रैल। और अगर बात करें, अगर इसी तरह चलता रहा तो आईएमएफ ने यहाँ तक, यानी कि माइनस के अंदर 5 से भी नीचा, -5 पॉइंट समथिंग की बात करी है आईएमएफ ने, जो ठीक है। तो ये बातें आपको जीडीपी पे फर्क सीधा सा दिख रहा है कि नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव होने की तरफ जा रही है, कितना डाउन होते हुए जा रही है। तो ये सारा का सारा जो खेल है जीडीपी का, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है आपकी एनर्जी कंजप्शन पे। आपने देखा कोल की डिमांड घट गई, ऑयल की डिमांड घट गई है, आपका इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड घट गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है बहुत बुरी तरह, और इसकी वजह से ही ये सारी बातें हो रही है। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है कि जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आप सीधा सा इस ग्राफ से देख सकते हो कि जीडीपी का ग्राफ बहुत ही नीचे आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये बातें हमें देखनी है, ये 2020 की बातें हैं, ठीक है। अगर जनवरी की बात करें, फिर हम बात करें मार्च की, और फिर हम बात करें अप्रैल की, तो यहाँ तक आ चुकी है माइनस में, लगभग 2.5 से भी नीचे है, माइनस की वैल्यू में है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारा का सारा जो सोर्स है, ये जो सोर्स है ये आईईए ही है। मैंने ये जो ग्राफ लिया है वो आईईए से ही लिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल हमें ऑथेंटिक बात करनी होती है, ठीक है। और अगर और बातें करें, ये तो एनर्जी कंजप्शन की बात थी फ्रेंड्स। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की, यहाँ से भी यूजीसी नेट फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकती है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आपको एक बात तो पता ही होगा, जब एनर्जी कंजप्शन कम हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो कम होना ही होना है। अगर आपने कोल की डिमांड कम करी है, इसका मतलब सीधी सी बात है कोल का बर्न कम हुआ है, और कोल का बर्न कम होगा या फिर किसी भी फ्यूल का बर्न कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बन का इमिशन तो कम ही होगा ना फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी है वो रुकी है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हुआ है। ये तो रिलेट करती हैं चीजें। देखो यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हुआ, जीडीपी भी कम हुई, तो सारी चीजें आपस में रिलेट करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि 2020 हैज बीन मेजर ड्रॉप इन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अगर ऐसे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट को जोड़ के देखें तो बुरा भी है, ठीक है। अगर बात करें कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 8%। अब ये माना गया है कि कोविड-19 की वजह से पूरे अगर ग्लोब की बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो पूरे 2020 में ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 8% से कम हो जाएगा, यानी कि 8% नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो पहले हुआ है उससे 8% नीचे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। 2020 की पूरी बात करी है, ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया है, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया गया है, ऐसी आशा लगाई गई है कि इतना डिक्लाइन हो सकता है। कितना? 8% डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है ना। लगभग ये अगर गीगावाट में बात करें, गीगाटन्स में बात करें तो 2.6 गीगाटन्स है, ठीक है ना। और टू लेवल ऑफ द 10 ईयर एगो, 10 साल के पहले का कंपेयर करें, यानी कि जो 10 साल पहला जैसे 2010 और अब का कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 2.6 गीगाटन है ना, वो लगभग कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। वो टोटल का लगभग 8% है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना कम हो सकता है। अगर हम बात करें जो पहले
जो पहला क्वार्टर था अपना 2020 का पहला क्वार्टर की बात करें, ये तो कंप्लीट ईयर की बात करी गई है फ्रेंड्स, 8% कम हो जाएगा लगभग, ये संभावना है। अगर पहले क्वार्टर की बात करें तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड वो 5% लोअर हुआ है देन पहले क्वार्टर ऑफ 2019 के, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अगर कंपेयर करें 2019 का 2020 के साथ, तो लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो कितना कम हुआ है, 5% कम हुआ है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये जो कोल से इमिशन होता था, ये टोटल जो 5% हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है, ये लगभग 8% डिक्लाइन इमिशन फ्रॉम कोल, यानी कि जो कोल से इमिशन होता था इस क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में, इससे लगभग 8% कम हुआ है। अगर बात करें ऑयल से तो 4% कम हुआ है, और नेचुरल गैस से बात करें तो 2.3% कम हुआ है। यानी कि अगर तीनों को मिला लिया तो लगभग कितना 5% हमारा कम हो गया। ठीक है ना, बात समझ गए हो, अरे समझ रहे हो ना, लगभग 5% कम हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, बात समझ रहे हो। तो 5% किस किस की वजह से हुआ है, अगर कोल की बात करें तो 8%। अगर ये कंफ्यूज मत हो जाना रे कि कंफ्यूज हो गए कि सर ये 8% ये 5%, आगे वाले देखो बहुत कम कम है, 4.5% और 2.3%, ये तो कम ही है ना, तो एवरेज निकल के आएगा तो लगभग 5% हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 2 14, लगभग 15 हो गए, 15/3 तो 5, लगभग 5% हो गया ना फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। तो ओवरऑल इतना कम हुआ है फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 2019, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का अगर कंपेयर करें 2020 के जनवरी फरवरी मार्च से, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़िया बात है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, और फिर वही बातचीत को बिल्कुल शांत रखना है और मस्त होकर पढ़ाई करनी है, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और ये इतना जो रिडक्शन हुआ है, ये 6 गुना ज्यादा रिडक्शन है जो प्रीवियस रिकॉर्डेड ईयर देखें अपन 2009 का जो रिकॉर्ड किया था हमने 2009 में, उससे जो रिडक्शन हुआ है लगभग 6 गुना ज्यादा रिडक्शन है। तो एक अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो इमिशन का जो हुआ है ना, वो 2009 के कंपैरिजन में लगभग 6 गुना कम हो गया, ठीक है ना। अरे समझ गए ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6 टाइम ज्यादा हो गया। और ये ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है 1900 और 2020 की बात है, 1900 से लेके 2020 की बात करें तो इमिशन की बात करें तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन 1900 से ऐसे बढ़ ही रहा था, है ना, ऐसे बढ़ ही रहा। यहाँ थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो कम हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है, तो कम हुआ 45 में, फिर यूं बड़ा बड़ा फिर ऑयल शॉक हुआ, ठीक है ना, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, और फिर यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, थोड़ा यहाँ कम हुआ, और अब 2020 में यूं कम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। और वो आपको पता ही है, इसकी वजह ये है कोविड-19, ठीक है ना, इसकी वजह क्या है, कोविड-19 है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर यूजीसी आपसे चाहे तो बहुत अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन बनाए तो ऐसा ग्राफ भी दिखा सकती है कि 2020 और 1900 का अगर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा। देखो क्वेश्चन बनने पे बात है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने की भी बात हो तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन 1900 से 2020 का क्या कैसा ग्राफ होगा, तो इस तरह का ग्राफ होगा। ये प्लीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये है कि आपको पता है ना, पूरे ग्लोबल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, ठीक है ना, एनर्जी रिलेटेड 1900 से 2020 के बीच का ये ग्राफ है, तो ये आपको देख लेना है। देखो ये नीचे आ रहा है अभी, है ना, नीचे आ रहा है क्योंकि आपको पता है हमारी एनर्जी की डिमांड कम हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो सीधी सी बात है इमिशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारी बातें जो आपको करंट की थी, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मन में डाउट नहीं रखना है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ाना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, और चित्त को रिलैक्स रखना है, शांत रखना है। कुछ भी हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपका मन पढ़ने का हो तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है। बस आप प्रेशर ना बनाएं दिमाग पे कि ये नहीं आ रहा, सब आपको आता है, बस एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। इस कॉन्फिडेंस को अंदर लेके आइए और आराम से रिलैक्स होकर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, है ना, समझने की कोशिश करें। अगर आप भागा दौड़ में पढ़ने की कोशिश करोगे या फिर रटने की कोशिश करोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप आराम से समझिए ना चीज़ों को, सब समझ में आता है समझने से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप आराम से खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।